ये कहानी उन सर्दी भरे दिनों की है जिस सर्दी में लोग ढेर सारे कपड़े पहनकर भी ठंड से अपने दांत किटकिटाते रहते हैं। उन दिनों एक सरिता नाम की औरत और उसके दो बच्चे, बेटा राघव और बेटी अम्मू के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सरिता का पति बहुत दारू पीता था, जिसकी वजह से उसने जल्दी ही दुनिया से अलविदा ले लिया। सरिता बेचारी भारी ठंड में सुबह सुबह रोड पर घूमकर प्लास्टिक इकट्ठा करती और उसे बेचकर अपना और अपने बच्चे का लालन पोषण करती थी। एक दिन की बात है, सरिता की झोपड़ी के आगे एक बाबा आते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, बेटी, कुछ खाने को दे दो बेटी, बड़ी भूख लगी है। बाबा, मेरे पास अभी कुछ खाने का नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, अगर कुछ कपड़ा कंबल है तो ओढ़ने के लिए दे दो, बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ। बाबा, मेरे पास खुद ठंड से बचने के लिए सिर्फ तन पर ये एक साड़ी ही है। बाबा हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते हुए आगे चले जाते हैं। तभी सरिता की बच्ची अंदर से आती है। क्या हुआ माँ? ये पापा क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बेटा, ये बाबा बस कुछ खाने के लिए और ठंड से बचने के लिए कुछ कपड़ा या कंबल दे दो, ये बोल रहे थे। हाँ माँ, रात को बहुत ठंड होती है। चल चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना भी है। सरिता दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है। तभी आधी रात में अम्मू उठकर बोलती है, माँ माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रात को भरपेट खाना भी नहीं खाया और अब ठंड भी लग रही है। सरिता बच्चों को अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर बोलती है, ये लो बेटा, आज इसे ओढ़ लो। कल सुबह में प्लास्टिक उठाने जाऊंगी ना, तो शमशान में जो कंबल कपड़े मिलेंगे वो ले आऊंगी। आज सो जाओ। सरिता बच्चों को दुखी मन से सुला देती है और सोच में बैठ जाती है, हे भगवान जी, हे भोलेनाथ, कल शमशान में ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं तो जैसे तैसे रह लूंगी, लेकिन ये बच्चे बहुत ठंड है भोलेनाथ, कुछ तो कृपा करना अपनी। और ऐसे ही सरिता भी सो जाती है। अगली सुबह सरिता जल्दी उठकर अपने साथ अपनी बच्ची अम्मू को लेकर सबसे पहले शमशान जाती है। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और जो एक दो कपड़े हैं वो जले हुए हैं। आज भी बच्चों को ठंड में सोना पड़ेगा। चलो, जैसे भगवान की इच्छा। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, देखती हूँ कहीं से कुछ मिल जाए तो। अब चलकर प्लास्टिक उठाती हूँ, वरना ठंड से बचने के चक्कर में पेट से भी भूखा रहना पड़ेगा। क्या हुआ अम्मा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चल अम्मू, जल्दी जल्दी चल, आज खूब सारी प्लास्टिक उठाएंगे। सरिता फिर उदास होकर अपने काम में लग जाती है। सरिता रोड के किनारे प्लास्टिक उठा रही होती है कि तभी सरिता को एक पर्स मिलता है। ये पर्स? आसपास तो कोई नहीं है, किसका होगा ये पर्स? ये क्या है माँ? ये तो प्लास्टिक नहीं है। अम्मू, ये पर्स है, यहाँ से निकलते हुए गलती से गिर गया होगा, इसमें पैसे भी हैं, देखो। वाह माँ, इतने सारे पैसे! फिर तो आज आप खूब सारा खाना लाओगी और मैं खूब सारा खाना खाऊंगी और भाई भी खाएगा। और माँ, आप कंबल भी लाओगी ना? रात को बहुत ठंड लगती है, लाओगी ना माँ? बोलो ना। नहीं बेटा, ये हमारा पर्स नहीं है, क्या पता किसी जरूरतमंद का हो, और ऐसे किसी और के पैसों से हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। फिर माँ, अब तुम इस पर्स का क्या करोगी? कुछ नहीं अम्मू, जा तू घर जा, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। अम्मू भागकर
अपनी झोपड़ी में चली जाती है और अपने भाई राघव को बोलती है, भाई आज पता है माँ को बहुत सारे पैसे मिले हैं। आज माँ ढेर सारा खाना लाएगी। अरे यार, तुझे खाने की पड़ी है और जो रात को ठंड लगती है, हाँ? अरे खाने के साथ साथ कंबल भी लाएगी क्या? हाँ हाँ भैया, माँ कंबल भी लाएगी क्योंकि माँ के पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर आज माँ कंबल लाई तो मैं तो कल देर तक सोऊंगा। अरे मजा आएगा रे। मासूम बच्चे खाना और कंबल आने की खुशी में खूब खुश होते हैं। दोनों मिलकर नाचते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरिता रोड किनारे बैठी होती है जहां उसे पर्स मिला था। कितनी देर हो गई, अभी तक ये पर्स लेने कोई नहीं आया। पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। दोपहर हो गई है, आज तो कुछ भी प्लास्टिक इकट्ठी नहीं हुई। कल भी बच्चे आधा पेट खाना खाकर सो गए थे और अब सुबह से भूखे हैं। और आज भी अगर प्लास्टिक ना चुनी तो क्या कुछ बेचकर खाने को ले आऊंगी। ऐसा करती हूँ कि कुछ देर प्लास्टिक बिन लेती हूँ, फिर आकर यहीं बैठ जाऊंगी। सरिता अपनी बोरी लेकर थोड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके कदम रुक जाते हैं और वो सोच में पड़ जाती है। अगर मैं यहाँ से प्लास्टिक उठाने चली गई और इतने में ही इस पर्स का मालिक आ गया तो नहीं, मुझे यहीं रुकना होगा। सरिता वहीं रोड के किनारे बैठ जाती है और पर्स के मालिक का इंतजार करने लगती है। और काफी देर बाद एक आदमी उधर आता है और वो बड़ा बेचैन होकर रोड के किनारे पर इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। तभी सरिता उसे देखती है। ये सेठ कुछ ढूंढ रहा है, क्या पता ये पर्स इसी का हो। एक बार जाकर पूछती हूँ। सरिता उस सेठ के पास जाकर सेठ को बोलती है, सेठ जी आप क्या? सरिता कुछ बोलती उससे पहले सरिता को गुस्से में आकर वो डांट देता है। अरे क्या है, हैं? चल चल यहाँ से। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मांग कर खाने से ही इनका पेट भरता है। हाँ? सेठ जी आप गलत समझ रहे हो, मैं तो ये क्या मैं तो हैं क्या? सेठ गुस्से में आकर जेब से 10 का नोट निकालता है और सरिता को देता है। ये ले और जा यहाँ से। मेरा पीछा छोड़, पहले ही बहुत परेशान हूँ और परेशान मत कर मुझे। सेठ ये नहीं चाहिए मुझे, मैं बस ये पूछ रही थी कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अरे ये नहीं मानेगी। हाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना पर्स ढूंढ रहा हूँ। पहले ही इतना नुकसान हो गया है, अब तू जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। साहब कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? सेठ जल्दी से पर्स सरिता के हाथ से ले लेता है और उसे खोलकर देखने लगता है। हाँ, यही तो ढूंढ रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? सरिता सेठ को सारी बातें बताती है और वो पर्स देकर जाने लगती है। उसे जाता देख सेठ धीरे से बोलता है, अरे मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे थे, जरूर इसने निकाले होंगे। एक बार गिन कर देखता हूँ, लेकिन अगर पैसे गिनने में लगा तो ये चली जाएगी, और अगर इसने ज्यादा पैसे निकाले होंगे तो इसे मैं कैसे पकड़ूंगा? ये पैसे मैं बाद में गिनूंगा, पहले इसका घर देख लूं, ये रहती कहाँ है। सेठ पर्स जेब में रखकर सरिता के पीछे पीछे जाता है। सरिता अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। सेठ सरिता को उसकी झोपड़ी के एक टूटे हुए कोने से देखता है। इसकी ये हालात देखकर तो लगता है जरूर इसने मेरे पैसे निकाले होंगे, जाकर पूछता हूँ। जैसे ही सेठ मुड़ता है और उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है। माँ, ये क्या माँ, अब आज भी खाली हाथ आ गई।
अम्मू तो बोल रही थी कि आप खूब सारा खाना और रात में ओढ़ने के लिए कंबल भी लाओगी। तुम तो खाली हाथ आ गई। क्या करूं बेटा, आज सुबह से कुछ काम नहीं हुआ, और काम नहीं हुआ तो पैसे भी नहीं आए, तो खाना कहाँ से लाती बेटा। झूठ, तुम झूठ बोलती हो। अम्मू अम्मू ने मुझे सब बताया। तुम्हें आज एक पैसों से भरा पर्स मिला था। कहाँ गए वो पैसे? बोलो माँ, कहाँ गए? सरिता प्यार से राघव का हाथ पकड़कर अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है, बेटा वो पैसे हमारे नहीं थे, मैंने अम्मू को भी यही समझाया था। वो पर्स जिसका था उसे दे दिया। तो माँ कुछ पैसे निकाल लेती। किसी के पैसे लेना बुरी बात है। फिर अब हम क्या करेंगे माँ? तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सरिता बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने बाहर चली जाती है और सेठ भी सरिता और उसके बच्चों की बात सुनकर वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। सब सुनकर उसकी बीवी बोलती है, कैसे आदमी हो आप? अगर वो लालची होती तो पूरे पैसे ही रख लेती, आपको पर्स वापस क्यों देती? जैसा आपने बताया कि उसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे, अगर कोई और होता ना तो ये पर्स वापस बिल्कुल नहीं करता। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब तो मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने उस औरत के बारे में गलत सोचा। बुरा लगने से कुछ नहीं होगा, चलो उसे चलकर कुछ खाना और कंबल दे आते हैं। आज आपके पर्स के चक्कर में बेचारी पूरे दिन वहीं बैठी रही। मीना और सेठ सरिता के घर खाना और कंबल देने जाते हैं। सुनो बहन जी। अरे सेठ जी आप? बहन जी, मुझे माफ कर दो। वो सुबह मैं आपसे बहुत गुस्से में बात कर रहा था। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जगह और कोई भी होता तो वो भी परेशानी में ऐसा ही बोल देता, और आपके इतने पैसे गुम हो गए थे तो टेंशन तो हो ही जाती है ना सेठ जी। बहन जी, आप मुझे भैया बोलो, सेठ सेठ मत बोलो। हम तो पैसों के धनी हैं, और जो आपके पास है वो तो शायद किसी के पास नहीं होता। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी सेठ नहीं भैया। हाँ हाँ भैया, लेकिन आप इस टाइम यहाँ? सुनो बहन, मैं ये कुछ खाना और कंबल लेकर आई हूँ। तुम्हारी ईमानदारी का तो कोई मोल नहीं है, फिर भी बस मन किया तो बच्चों और तुम्हारे लिए ये लेकर आ गए हैं। सेठ और उसकी बीवी सरिता को सामान देकर चली जाती है। उनके जाने के बाद बच्चे सामान देखकर खुश हो जाते हैं। माँ ये देखो कितना सारा खाना है, सब्जी भी है। हाँ हाँ माँ, देखो मिठाई भी है। हाँ। और भाई तुम आज कंबल के लिए बोल रहे थे ना, देखो दो दो कंबल है। अब ठंड अंदर तो घुस कर दिखाए। अरे हाँ माँ, देखो 2 कंबल है। अच्छा अच्छा चलो ये कंबल छोड़ो और खाना खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। सरिता खाने में से कुछ खाना अलग निकाल कर रख देती है और बाकी का खाना बच्चों को खिला देती है। बच्चे खुश होकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सरिता बच्चों को कंबल ढककर सुला देती है। बच्चों को सुलाकर सरिता अलग रखा हुआ खाना और एक कंबल बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा ये लो कुछ खाने के लिए, और ये एक कंबल है, इसे ओढ़कर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ठंड से बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगी। खाने का तो ठीक है, लेकिन ये क्या बेटी, तुझे 2 कंबल ही तो मिले थे, उनमें से एक तो मेरे लिए ले आई बेटा। 2 कंबल आपको कैसे पता? छोड़ बेटी, ये सब बातें छोड़, तो नहीं समझेगी बेटा। अब जो भी है बाबा, मैं ले आई। क्यों बेटी, मैंने तो सुबह भी पैसे दिए थे, तुझे याद नहीं है? जो पैसों से भरा बटुआ तुझे मिला था,
वो तुझे मैंने ही दिलाया था, तूने उसे भी वापस कर दिया। अब वो तुझे थोड़ा बहुत कुछ दे कर गए हैं, तो उसमें से भी तुम मुझे लाकर दे रही है बेटा। बाबा, आप कौन हो और ये सब आपको कैसे पता? तू रहने दे बेटी, ये सब तेरी समझ से परे की बात है। हरिओम हरिओम। मैं तेरी ईमानदारी और दयालु स्वभाव से बहुत खुश हूँ बेटा। बता, तुझे क्या चाहिए? सरिता बाबा की बात सुनकर डर जाती है और बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है और रास्ते में रुककर सांस लेती है। हे राम जी, वो कौन है? वो बाबा? उसे सब कैसे पता? पता नहीं हम पर कब से नजर रख रहे हैं। डर के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई। कहीं वो बाबा मेरे पीछे तो नहीं आ गए। सरिता पीछे मुड़कर देखती है तो बाबा सरिता के पीछे ही खड़े होते हैं। सरिता फिर से डर कर भागने लगती है। तभी बाबा तेज आवाज में बोलते हैं, जा बेटी, मैं तुझे सोने का महल देता हूँ। आज से तेरे सारे दुख खत्म। सरिता बाबा की बात सुने बिना ही भागी जा रही थी और बाबा भी सरिता के पीछे पीछे जा रहे थे। सरिता भागकर अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती है, लेकिन झोपड़ी में बच्चे नहीं होते। सरिता बच्चों को आवाज लगाती है, अम्मू, राघव, अम्मू, कहाँ हो तुम? तभी झोपड़ी के पीछे से आवाज आती है, माँ, हम यहाँ हैं, देखो यहाँ क्या है। सरिता भागकर झोपड़ी के पीछे जाती है। वहां दोनों बच्चे एक बहुत बड़े महल के आगे खड़े थे और वो महल कोई मामूली महल नहीं था, बल्कि सोने का एक चमचमाता महल था। देखो माँ, कितना बड़ा घर। माँ, ये किसका घर है? कितना अच्छा है ये। हाँ, अंदर चले क्या माँ? नहीं बेटा, ये हमारा घर नहीं है। तभी बाबा भी वहां पहुंचते हैं और बच्चों को सवाल करते हुए देख बाबा बच्चों से बोलते हैं, ये घर अब तुम्हारा है। अब तुम इसी घर में आराम से रहोगे। सरिता बाबा को वहां देख डर जाती है और बाबा की बात सुनकर सरिता बाबा से कहती है, बाबा, मैं नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन और ये सब क्यों कर रहे हो? बेटी, तुम घबराओ मत और तुझे मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक तपस्वी हूँ और मैं तेरी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैंने खुश होकर तुझे ये महल दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्यों? मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसका मैं क्या करूंगी? फिर तुझे क्या चाहिए बेटी? अच्छा, जो तुझे चाहिए वो बता। बाबा, अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे एक छोटा सा घर दो, मेरे बच्चे स्कूल जा सके और मैं कुछ ऐसा काम शुरू करूं जिसमें मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाकर अपनी और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकूं। बेटी, मैं तुझे इतना सब दे रहा हूँ और तू छोटी सी चीज मांग रही है? हाँ बाबा, मैंने अक्सर अमीरों को अपने महलों में बेचैन होते देखा है और मुझे वो बेचैनी नहीं चाहिए। मुझे सादा और सरल जीवन चाहिए। ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। और इतना कहकर बाबा अपने कमंडल से जल लेकर सामने उसकी झोपड़ी पर छिड़कते हैं और ऐसा करते ही वहां पर एक छोटा सा बगीचा, उसमें सब्जी लगी हुई है, एक पपीते का पेड़ है। जैसे सरिता को घर चाहिए था, बिल्कुल वैसा उसे घर मिल जाता है। सरिता ये सब देखकर बहुत खुश होती है और बाबा को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है।
अब तू खुशी से रहना और घर के अंदर एक घड़े में कुछ पैसे हैं, उससे तू अपना कोई भी काम शुरू कर सकती है। अब मैं चलता हूँ। और इतना बोलकर बाबा वहां से पलक झपकते ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सरिता बच्चों को लेकर घर के अंदर जाती है और उस रात बच्चे और सरिता चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन सरिता बच्चों को स्कूल भेजती है और सड़क के किनारे एक चाय और पकोड़े की दुकान खोल लेती है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ होती है। अरे बहन जी, एक कप चाय बना दो और एक प्लेट पकोड़े भी। एक कप चाय और पकोड़े भी। हाँ हाँ भाई साहब, आप बैठो, बस अभी लाई आपकी चाय और पकोड़े। अब ऐसे ही सरिता मेहनत करके अपनी और अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं था और कहानी भी यहीं खत्म हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।